Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Study with Professional Classes. So first confirm कर दो VVP is fine. Voice, video, PPT. Hello Karan, Roma, Roshni. Okay Roshni, VVP fine. क्लास के लिंक को शेयर कर दो जिससे बाकी और स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सके क्लास को। तो जैसा आपको पता है कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 की पीवाईक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें सारे लेटेस्ट पेपर को हम कवर कर रहे हैं विथ डिटेल कॉन्सेप्ट। तो फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर करो जिससे और भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकें। लाइक करो। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि वो लाइव क्लास में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सब्सक्राइबर मोड ऑन है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ही आप कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले जो हमारे पास है डीआई है, डीआई में हमारे पास 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले टेबल आप देखो। तो डीआई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप पहले टेबल को समझो, क्वेश्चंस को समझो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो मैं कितने इजीली आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो ट्रिक बताऊंगी कि विद इन 5 मिनट आपके 5 की 5 डीआई कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, ओके रोमा। सो पहले हम ये टेबल देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन स्टाफ अक्रॉस प्रोफेशनल एंड मैनेजियल ग्रेड इन 5 स्टार कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वुमेन का जिसमें प्रोफेशनल ग्रेड है और हमारे मार्जिनल ग्रेड्स हैं जिसमें लीगल, टेक्निकल, एचआर, फाइनेंशियल, अदर एंड मैनेजियल में हमारे पास टीम मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्लियर है। और ये हमारे पास 3 नोट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इन नोट्स को समझो कि ये टेबल कहना क्या चाहती है, क्या क्या डिटेल हमारे पास गिवन है। क्लियर है। तो पहले हम ये पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सो नोट ए में क्या कहा है, देयर आर 5 टाइम एज मैनी मैन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेड एज वुमेन। यानी कि जितनी प्रोफेशनल ग्रेड में वुमेन है उसके 5 टाइम मैन है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। तो हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो प्रोफेशनल ग्रेड है ये हमारे पास लीगल में है 30, लीगल में कितने हमारे पास 30, टेक्निकल में हमारे पास है 15, एचआर में हमारे पास 15, फाइनेंशियल में हमारे पास 20, अदर में हमारे पास 10। तो ये कितना हो गया 30, 30 प्लस 30 60, 70 80 90। यानी कि हमारे पास टोटल जो है 90 वुमेन्स हैं हमारे प्रोफेशनल ग्रेड में। और पॉइंट नंबर ए में हमारे पास क्या कहा है नोट में कि 5 टाइम मैन है। यानी अगर हम 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पंजे 45, यानी 450 जो है वो हमारे पास कितने हैं, क्या है, मैन है। क्लियर है पॉइंट ए। सो 450 हमारे पास क्या हो गए यहाँ पर, मैन है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय अ टोटल 1300 स्टाफ इन बोथ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल ग्रेड। तो इसमें सिंपल से डिटेल दे रखी है कि इन दोनों में स्टाफ जो है वो है 1300, 1300। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहा गया है, 8% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स एट द कॉरपोरेशन इज एम्प्लॉयड इन प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल ग्रेड। यानी कि जितना भी हमारे पास स्टाफ है उसका 8%, मतलब टोटल का 8% क्या है हमारे पास एम्प्लॉयड है। तो देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास स्टाफ पॉइंट बी में दे रखा था 1300, 1300 हमारे पास स्टाफ है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय निकालना है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, जनरली 8% कैसे निकालते हैं, 8 डिवाइड बाई 100, लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम अपोजिट कर देते हैं, यानी 100 डिवाइड बाई 8। ठीक है, हम ये करेंगे। तो मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई भी सिखा देती हूँ, एक और शीट ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास क्या था,
13 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8। ठीक है, मैं ये आपको इजी कैलकुलेशन सिखा रही हूँ कि मैं और एक एक स्टेप सिखा रही हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को ये ना हो कि ये स्टेप कैसे आया, ये पॉइंट कैसे आया, समझ नहीं आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैथ आती होगी, डीआई आती होगी, तो उसको तो बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ये टॉपिक समझ नहीं आते, इसीलिए मैं डिटेल में एक एक स्टेप समझा रही हूँ। ठीक है, सो आप क्या करोगे, जनरली स्टूडेंट इसको कट करके कैलकुलेट करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सिंपल मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 यूनिट में आपके पास आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 8 यहाँ लिखेंगे हम, और यहाँ पर 2 और 2, 4 जीरो है तो हम यहाँ लगा देते हैं। क्लियर है, और सिंपल से हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 8 वन ज़ा 8, तो 8 एकम 8। ठीक है, 13 में से 8 गए 5। ठीक है, और ये 0 का 0 हम यहाँ पर उतार देंगे। 8 6 48, कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पर ये वाला 0। 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 बचा, और ये वाला 0 एज इट इज़ यहाँ पर। 8 पंजे 40। ठीक है, ये कट गया। अब ये वाला 0 हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये कितना आ गया, 16,250। क्लियर है, तो हमारे पास टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं हमारे पास, टोटल एम्प्लॉय हमारे पास हैं 16,250। इतना क्लियर है सबको। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने आपको ये तीनों पॉइंट समझा दिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। क्लियर है, नोट ए, नोट बी, नोट सी क्या कह रहा है, तो हमने पूरी टेबल को समझ लिया है। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, हिंदी में भी देख लो यहाँ पर टेबल, हिंदी में भी वही सारी चीज़ें हैं। देखो, व्यावसायिक ग्रेड के अंतर्गत पुरुष महिलाओं की तुलना में 5 गुना है। तो यहाँ पर मैंने बताया था 90, ये कितना है, 90 है हमारे पास व्यावसायिक ग्रेड में। आप 90 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी 450 हमारे पास क्या आ गए, मैन आ गए। दूसरे में बोला है हमारे पास दोनों ग्रेड के नियुक्त कॉरपोरेशन में कुल कर्मचारी हमारे पास क्या है, 1300। क्लियर है, उसके बाद बोला है कॉरपोरेशन में कुल कार्यरत का 8% कार्यरत व्यवसायिक हैं, यानी कुल, यानी हमारे पास 1300 का, मैंने आपको बताया था कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100/8। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको डिवाइड सिखाया है, तो हमारा आ गया था आंसर 16,250। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन 1 को आप देखो, 10 सेकेंड का टाइम है हमारे पास, 10 सेकेंड का हमारे पास टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन टोटल हाउ मैनी स्टाफ मेंबर बोथ मैन एंड वुमेन आर एम्प्लॉयड इन प्रोफेशनल ग्रेड इन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर देखो, वुमेन का हमारे पास डेटा गिवन है, इसने पूछा वुमेन और मैन दोनों कितने होंगे प्रोफेशनल ग्रेड में। क्लियर है, कुल कितने कर्मचारी सदस्य पुरुष और महिलाओं दोनों कॉर्पोरेशन के व्यावसायिक ग्रेड में नियोजित है। ठीक है रोमा, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। सो हम यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे इनका, तो ये टोटल कितना आ रहा था, 90। हम ऑलरेडी पॉइंट 1 में इसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, प्रोफेशनल ग्रेड में हमारे पास जो वुमेन है वो हमारे पास आ गई, प्रोफेशनल वुमेन कितनी है हमारे पास, 90 है। क्लियर है, और पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा था हमारे पास कि इसका 5 टाइम मैन है, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 450 क्या है, मैन है। तो हमारे पास मैन आ गए 450, और वुमेन कितनी है, 90। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 450 प्लस 90, इनको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 540। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके रोशनी, रोमा, एटलीस्ट सभी स्टूडेंट ट्राई करो। जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हैं वो स्टूडेंट 10 सेकेंड का टाइम लें, क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 2, 10 सेकेंड टाइम का टाइम है आपके पास। हाउ मैनी ऑफ टोटल स्टाफ इन प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल ग्रेड आर मैन। मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, मैन पूछा है, ठीक है। व्यावसायिक और प्रबंधकीय ग्रेड में कुल कितने कर्मचारी पुरुष हैं, इन दोनों में आपको बताना है मैन, टोटल मैन, ठीक है। चलो ओके रोमा, चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट 2 सबको याद है। पॉइंट 2 में हमने क्या किया था, 1300 स्टाफ दे रखे थे टेबल में, 1300 स्टाफ दे रखा था। देखो दिखा देती हूँ, भूल गए होगे। यहाँ पर देखो पॉइंट 'B, 1300 स्टाफ मैनेजर ग्रेड में दे रखा था, और यहाँ पर हमारे पास 5 टाइम दे रखा था, और यहाँ पर 8%, ठीक है। ये टेबल हमें गिवन थी। क्वेश्चन 2 पे वापस आते हैं, ठीक है। तो टोटल स्टाफ हमारे पास कितना है, 1300 है, और वुमेन हमारे पास यहाँ पर कितनी थी, 90 हमारे पास वुमेन थी, ठीक है। और मैनेजर ग्रेड में अगर हम इनको टोटल करें, यानी 25 + 1 + 4 + 4, यानी ये कितने हो गए, टोटल 30 हो गया, ठीक है। तो 30 यहाँ पर है हमारे पास, और 90 यहाँ पर है, टोटल कितनी हो गई, 120 जो हो गई वो हमारे पास हो गई वुमेन। तो वुमेन कितनी हो गई हमारे पास, टोटल 120 वुमेन है हमारे पास, 120। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, वुमेन 120, और हमारे पास टोटल स्टाफ जो है वो 1300 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं टोटल स्टाफ यानी कि जो 1300 है, इसमें से माइनस कर दूं 120, तो जो हमारे पास आएगा 1180, ये हमारा क्या होगा, ये हमारे टोटल मैन निकल आएंगे। सोचो टोटल में से हम सिर्फ वुमेन को निकाल दे तो हमारे पास क्या बच रहा है, मैन बच रहा है ना। टोटल में से अगर मैं सारे मैन को निकाल दूं, वो सॉरी सारी वुमेन को निकाल दूं, तो हमारे पास क्या बच रहा है, मैन बच रहा है। सिमिलर अगर इसका अपोजिट निकालना तो अपोजिट आप माइनस कर देते। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके ऑल क्लियर। ओके रोमा, रोमा बी सही है, रोमा का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, हाउ मैनी मैन आर मैनेजरियल ग्रेड। 10 सेकेंड का टाइम है, सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रबंधकीय ग्रेड में कुल कितने पुरुष हैं, प्रबंधकीय यानी इसमें पुरुष बताना है आपको, मेल कितने मैन है, ठीक है बताओ। वुमेन कितनी है, 30 है, कितना क्लियर है। यहाँ पर वुमेन कितनी थी, 90 थी, ठीक है। अभी हमने टोटल मैन निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ देखो 1180, ये रहा, ये दिख रहा है 1180 हमने क्या निकाला है, टोटल मैन निकाला है। और हमारे पास यहाँ पर वुमेन कितनी थी, यहाँ 30 थी, यहाँ 90 थी, टोटल 120 थी। क्लियर है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो जो हम लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में हम जो डाटा निकाल चुके होते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे काम आता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो हमारे पास टोटल मैन हमारे पास कितने हैं, 1180 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, क्वेश्चन 2 में, ठीक है। और हम टोटल मैन भी निकाल चुके थे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था 450। बताओ 450 कैसे आया था, ये 90 निकला था, और फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, 5 गुना मैन है, यानी 450 मैन यहाँ से निकल गया था। और टोटल मैन अभी हमने निकाला था दोनों का 1180, ठीक है। तो 1180 में से अगर मैं इसके मैन माइनस कर दूं तो ये निकल आएगा हमारे पास, ये टोटल है। इन टोटल मैन कितना है, टोटल मैन है हमारे पास 1180, जिसमें से हमारे पास प्रोफेशनल ग्रेड के जो मैन हैं वो है हमारे पास 450। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास मैनेजर ग्रेड के मैन आ जाएंगे। क्लियर है।
तो मैनेजरियल ग्रेड के अगर मैं माइनस कर दूं, यानी 1180 में से 450 माइनस कर दूं, यानी हमारा 730 जो आंसर आ रहा है वो क्या है, हमारे मैनेजरियल ग्रेड के हमारे मैन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो क्लास के बाद कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी पीपल डज कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय? कॉर्पोरेशन में कुल कितने कर्मचारी हैं? मतलब यहाँ पर पूछ लिया कुल, कुल कितने कर्मचारी हैं, टोटल। टोटल मैंने बताया था ना पॉइंट नंबर 3, जब हमने पॉइंट ए बी सी तीनों एक्सप्लेन किया था। पॉइंट ए में क्या था, 5 टाइम ऑफ वुमेन, यानी कि 450 हमने निकाला था। पॉइंट बी में हमने क्या निकाला था, 1300 स्टाफ है। और पॉइंट सी में क्या निकाला था, 8%। तो 1300 का हमने क्या निकाला था, 8%, यानी अपोजिट निकाला था टोटल निकालने के लिए। याद है? चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पीपल डज द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय। तो हमसे टोटल पूछा है, तो हम टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टाफ था 1300, क्योंकि हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई सिखा दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 16,250। क्लियर है? इसकी डिवाइड देखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने जब टेबल बताई है पूरी तो बताया था, ठीक है। 16,250। क्लियर है? ये कैसे आया, नोट 3 जो हमारी टेबल में गिवन था हमारे क्वेश्चन में, उसमें बोला गया था 8% 1300 का, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन प्रोफेशनल ग्रेड इन लीगल एंड एचआर कॉम्बिनेशन? तो इसने पूछा है परसेंटेज बता दो। तो पहली बात, प्रोफेशनल ये रहा, प्रोफेशनल में हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 90 वुमेन है टोटल। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया लीगल और एचआर, ठीक है। तो लीगल में अगर हम बात करें, लीगल में हमारे पास यहाँ पर कितना है, लीगल में हमारे पास है 30, लीगल में हमारे पास कितना है 30। और एचआर में हमारे पास कितना है, एचआर में हमारे पास है यहाँ पर 15, यानी अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो कितना आ रहा है 45, ठीक है। और मुझे किसका निकालना है, टोटल वुमेन का परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 45 जो हमारा है लीगल और एचआर को ऐड करके, और टोटल हमारा कितना है 90 है, क्योंकि वुमेन टोटल इंटू कर देंगे हम 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल 10 से 10 हमने कट किया, ठीक है। 9×5 = 45, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारा आएगा यहाँ पर 50, तो 50% हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा डीआई कंप्लीट हुआ। डीआई के 5 क्वेश्चन मैंने हर एक स्टेप को बताने की कोशिश की, इसीलिए शायद थोड़ा सा लंबा भी हो गया, तो जिन्हें ये एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा कम से कम। क्लियर है? और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस बाय बंडूरा? बंडूरा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हिंदी में देख लो क्वेश्चन, बंडूरा द्वारा प्रस्तावित प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर को चुनना है। रोमा फोर श्योर, ओके, देखते हैं कितना सही होता है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये थ्योरी है क्या बंडूरा की। सो बंडूरा का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमारा हुआ था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, बंडूरा का एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या हुआ था कि क्या कहते हैं,
बंडूरक, एक ये डॉल थी बोबो डॉल, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बच्चे इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये बॉल पे दिखाया था कि एक पर्सन है जो इस पे अग्रेसिव बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद उसको किस तरीके से स्टिमुलस, किस तरीके से बिहेव मिलता है, मतलब अग्रेसिव करता है, ठीक है। अगर अग्रेसिव बिहेव करता है तो एक पर्सन, एक कंडीशन में उसे रिवॉर्ड मिलता है, दूसरी कंडीशन में उसे पनिशमेंट मिलती है, और तीसरी कंडीशन में उसे न्यूट्रल रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों पे बिहेव किया, बच्चों का बिहेव नोटिस किया जाता है कि बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हैं। जिसको रिवॉर्ड दिया गया था, जो हमने स्टोरी दिखाई थी बच्चों को, तो बच्चे भी वैसा ही बिहेव कर रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये बोबो डॉल को मारेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरों को लगा अगर हम इस डॉल को मारेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तीसरों को लगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपनी मर्जी से बिहेव कर रहे थे। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। ये हमारे सोशल लर्निंग के हमारे स्टेप्स हैं। तो पहला था अटेंशन। तो स्टिमुला था एक पर्टिकुलर, जिस पे फोकस कर रहे थे कि हमारा मॉडल कर क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अटेंशन। जैसे बोबो डॉल को देखते ही उनके माइंड में एक अटेंशन आया कि अच्छा ये बोबो डॉल है, ये क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो फोकस हुआ वहाँ पर। फिर आया रिटेंशन। रिटेंशन में क्या कर रहा था, रिमेंबर कर रहा था कि क्या क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, व्हाट डूइंग, टू ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व कर रहा था, रिटेंड कर रहा था। फिर मोटर रिप्रोडक्शन। मोटर रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अब वो एबल है परफॉर्म करने के लिए कि अच्छा ऐसे किया था मेरे मॉडल ने और मुझे भी ऐसा ही करना है, ठीक है। आप इसे एक एक्टिविटी या किसी भी रिलेट कर सकते हो। तो अच्छा हमारा मॉडल ऐसा कर रहा है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हम उससे क्या हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए। फिर उसके बाद होता है मोटिवेशन। अब हमने जो ये सारी एक्टिविटी देखी, पहले अटेंशन, हमने उस पर ध्यान दिया। फिर हमने रिटेंशन, जो भी वो कर रहा था उसको रिमेंबर किया, अच्छा ये एक्टिविटी वो कर रहा है, ये एक्टिविटी कर रहा है, हम ऑब्जर्व कर लिया कम्प्लीटली। फिर उसके बाद वैसी ही एक्टिविटी हम करने लगे। अब उस एक्टिविटी के बाद अगर हमें रिवॉर्ड मिला तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर पनिशमेंट मिला तो हम उसे डिसकंटिन्यू करेंगे, और न्यूट्रल रहा तो कभी कर भी सकते हैं और कभी नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट सोशल लर्निंग थ्योरी। अब हम इसे क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया अटेंशन था स्टेप 1, उसके बाद रिटेंशन था, उसके बाद बिहेवियर रिहर्सल था, फिर उसके बाद मोटिवेशन था। अडेप्शन कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो ACDE यानी ऑप्शन नंबर 4 ये इसका करेक्ट आंसर है। गुड रोमा। नेक्स्ट हिंदी में भी देख लो यहाँ पर, ACDE यानी ध्यान दिया था, फिर प्रतिधारण किया था, फिर व्यवहार में पूर्वाभ्यास किया था, फिर अभिप्रेरणा। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी करेक्ट है और किसका रीजन भी करेक्ट है। सो इन अडोलसेंस पीरियड फोरक्लोजर रेफर टू कमिटमेंट विथ गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ क्राइसिस। इन अडोलसेंस पीरियड मोटिवेरम इन द पीरियड विदाउट गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ क्राइसिस। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। सिमिलर हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है। किशोर अवस्था की अवधि में मोचन निषेध। स्टेटमेंट 2 10 सेकेंड्स हैं। ओके रोशनी। ठीक है, फिर हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये हमारा इरिक इरिक्सन की थ्योरी है, जिसमें साइको सोशल डेवलपमेंट में जो भी हमारी लाइफ में क्राइसिस होते हैं वो सारी क्राइसिस को लेकर ये कंप्लीट थ्योरी है, ठीक है। जो हमारी, तो इसमें हमारी स्टेज 1 है, जिसमें बच्चा जो है 0 से लेकर 18 महीने तक, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या तो जो बच्चा है वो बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेगा, या हो सकता है नहीं ट्रस्ट करे। मतलब बच्चे की जो, जब वो उसका बॉर्न हुआ तो उसके बाद वो जैसे किसी के पास जाता है रोने लगता है, तो यानी कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा और वो ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बिल्ड होती है, उसके अंदर ट्रस्ट हो सकता है, मिसट्रस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज 2, जो कि हमारी होती है 18 मंथ से 3 ईयर के बीच, यानी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। या तो वो हर चीज़ों को अपनी मर्जी से मतलब फ्रीली कर पाएगा, या क्या होगा, उसको शेम और डाउटफुल होगा कि अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। स्टेज 3 क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यानी कि वो हो सकता है कि बच्चा बहुत जल्दी पहल करे सब काम करने की, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसे गिल्ट लगेगा कि अरे मैं ये भी नहीं कर पा रहा, मैं ये भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 4, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, ठीक है।
तो ये क्या होती है स्टेज, इसमें क्या होता है बच्चा इंटरेस्ट यानी कि चीज़ों को बिल्ड करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर इन्फ्योरिटी आती है कि मैं ऐसा भी नहीं कर पा रहा, मैं इनोवेटिव कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे स्टेज 5 आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। या तो वो अपनी पहचान बना पाएगा कि मुझे मतलब इस तरीके से रहना है, ये कर पाना है, ये नहीं कर पाना है। ठीक है, आइडेंटिटी बिल्ड होगी उसकी। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो कंफ्यूज होगा कि हु आई एम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसीज में क्या होता है, ये हमारी यंग जनरेशन में होता है, यंग एडल्ट ईयर से 18 से 40 साल की एज में होता है। इसमें या तो वो रिलेशन बिल्ड कर पाएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं कर पाएगा तो आइसोलेट हो जाएगा कि ये भी नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैगरेशन। तो जनरेटिविटी में क्या होता है, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी चीज़ें कर पाता है, और ऐसा नहीं कर पाता स्टैगरेशन मतलब वो अलग समझने लगता है अपने आप को। नेक्स्ट स्टेज है इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। यानी कि या तो फिर अगर जो भी उसने अपनी लाइफ में अब तक करा है उसको वो देखता है तो उसे लगता है वाह मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा करा, तो इंटीग्रेटेड होता है। और ऐसा लगता है कि नहीं यार इतना ये करना था वो करना था बट नहीं हो पाया, तो डिस्पेयर होता है। सो ये हमारी 8 स्टेजेस थी। अब इसमें कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्राइसिस में, तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इन अडोलसेंस पीरियड, यानी अडोलसेंस पीरियड में जो हमारा फोर क्लोजर है रेफर करता है हमारी कमिटमेंट को विथ डूइंग थ्रू द पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो यहाँ पर एक वर्ड है विथ, जबकि अडोलसेंस में विथ नहीं होता, विदाउट होता है, विदाउट एक्सप्लोरिंग। क्या होता है, विदाउट एक्सप्लोरिंग जो फोर क्लोजर होता है। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट 1 क्या है हमारी इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इन अडोलसेंस पीरियड मोर्टियरम इज अ पीरियड विदाउट गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव होता है वो, बेसिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। और यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, विदाउट, जबकि यहाँ विथ होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो इस स्टेटमेंट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, विथ और एक्टिव, एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 8। क्लियर है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Dash is the process of observation, scaffolding, and necessarily independent practice through which a learner can advance toward expertise। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शिफ्ट 1 में करवा चुकी हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कराया है शिफ्ट 1 में, पोल साइंस का जो पेपर था, पेपर 1। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास देख सकते हैं। और ये आज जो मैं करा रही हूँ शिफ्ट 2 है, देखो इसमें भी यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ये रिपीट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पहली क्लास देखी है तो उसको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल में ये कॉन्सेप्ट कराया था। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने अटेंड की थी उनको तो ये टॉपिक समझ आ गया। चलो जिन्होंने नहीं भी अटेंड की तो अभी हम दोबारा बताए थे। हिंदी में देख लो पहले क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप मॉडल। ठीक है, कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप मॉडल, यानी कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, हमारा माइंड थिंकिंग रिलेटेड, जो भी माइंड से रिलेटेड आप थिंकिंग करते हो वो हमारा सारा कॉग्निटिव के अंदर आता है। और अपेरेंटिनशिप का मतलब क्या होता है, अपेरेंटिनशिप का मतलब होता है किसी के अंडर वर्क करना। ठीक है, जैसे स्टूडेंट क्या कर रहा है, टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो टीचर के अंडर वर्क कर रहा है, टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे स्किल्स लर्न कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप मॉडल। पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि ये स्टेप 1 है, यहाँ पर क्या करता है जो स्टूडेंट है वो लर्न करेगा, ऑब्जर्व करके चीज़ों को देखेगा अपने मॉडल को और फिर उससे लर्न करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा स्टेप कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में जो टीचर है वो उसे प्रोवाइड कर रहा है, अपनी स्किल्स बता रहा है, चीज़ें सीख रहा है वो यहाँ पर। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग में क्या करता है, टीचर हेल्प करता है, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, तो यहाँ पर गाइड कर रहा है वो पर्टिकुलर। आर्टिकुलेशन में क्या होता है, इन वर्बल होता है, अच्छा वो सारी चीज़ें समझने लगा है।
रिफ्लेक्ट में जो भी उसने सीखा उसे वो रिफ्लेक्ट करेगा, और एक्सप्लोरेशन में वो नई नई थिंकिंग को, क्रिएटिव को ऐड करके एक्सप्लोर करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये हमारा अभी मैंने बताया आपको ऑब्जर्वेशन, स्कैप फोल्डिंग, ये सब हमारे किस में आता है, हमारा कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप मॉडल। क्लियर है? संज्ञानात्मक शिक्षुता में आता है हमारा। क्लियर है? प्रेक्षण, ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द 5 phases ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच इन द सीक्वेंस। पढ़ो, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। हिंदी। संरचनावादी अधिगम उपागम। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का क्या कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट में आपको चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है? तो क्लास को लाइक कर दो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो लाइव क्लास में कनेक्ट होना और अपने डाउट पूछना। क्लास के बाद जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो क्लास के बाद कमेंट ज़रूर करें। ठीक है? सो हम समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली ये है हमारा कंस्ट्रक्टिव का 5E कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है इंगेज। इंगेज में क्या होता है, स्टूडेंट पहले इंगेज होता है चीज़ों से, कि मतलब ये कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले आप इंगेज होगे तभी तो चीज़ों को जानोगे। तो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर इंगेज हो रहा है वो सिचुएशन से। उसके बाद वो एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, प्रायर करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, एक्सप्लोर करेगा। फिर वो जो चीज़ें समझ रहा है उसे वो एक्सप्लेन करेगा, फिर इलेबोरेट करेगा कि अच्छा ये है, ये नहीं है, ये है। ठीक है? फिर इसके बाद इसको इवेल्युएट करेगा, अच्छा ये जो हमने सीखा ये ऐसे था। ठीक है? तो ये हमारे 5E हैं। तो यहाँ पर देख लो क्वेश्चन 5E मैंने अभी अभी आपको बताया। पहले है हमारा इंगेज। तो सबसे पहले इंगेज देखो, देखो यहाँ पर ई, अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो सबसे पहले यहीं पे ई मिल गया हमें। तो अगर किसी को पहला स्टेप भी आता तो ये क्वेश्चन यहीं पे करेक्ट हो गया। तो पहला क्या है, इंगेज, उसके बाद हमारा एक्सप्लोर, उसके बाद हमारा एक्सप्लेन, उसके बाद इलेबोरेट, उसके बाद इवेल्युएट। तो ये हमारे 5E स्टेप। तो पहले क्या है हमारा, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। क्लियर है? यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सबसे पहले ई, इंगेज, इंगेज से ही निकल गया था ये आंसर। क्लियर है? एलिमिनेशन मेथड इज बेस्ट मेथड, ट्राई करा करो स्टूडेंट्स। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द डेस्ट व्हाट कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। स्वयं एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया और जिसे शिक्षा नीति के क्या आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किया गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रोशनी, रोमा, 3 ओके। सो हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 3। चलो 3 नाम बताओ। फर्स्ट है हमारा एक्सिस, दूसरा है हमारी इक्विटी, तीसरा है हमारा क्वालिटी। क्लियर है? तो यानी कि स्वयं का क्या है, इनिशिएटिव, सब तक पहुँच हो, एक्सिस हो, इक्विटी, सबके लिए समान हो, समता हो। ठीक है? क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन हो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ रिसर्चर वांट टू रिसर्च क्वेश्चन टू बी। एक शोधकर्ता शोध प्रश्न को क्या रखना चाहता है, बताइए। 10 सेकेंड्स इन ईच क्वेश्चन। क्योंकि कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेंथ हो रही है क्लास की, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपको देखो क्लियर हो रहा है। अगर इन क्वेश्चन को अगर ये रिपीट होते हैं तो कॉन्सेप्ट तो आप इजीली से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है?
सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। अच्छा, एक्सप्लिसिट, ओके, देखते हैं। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, एक्सप्लिसिट। तो एक रिसर्चर जब चाहता है कि क्वेश्चन बने, तो क्वेश्चन बनाते कैसे है? सीक्रेटी तो नहीं रख सकता कि क्वेश्चन को बताए ना, छुपा छुपा के रखे, नहीं। इम्प्लिसिट होता है कि आप उसको बताएं ना, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, यानी अंदर क्वेश्चन रखना, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एम्बिगुअस, क्लियर ही नहीं है पूछना क्या चाहता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या कैसा होना चाहिए क्वेश्चन? स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, यानी सुव्यक्त होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म इज अ, प्रतीकात्मक अनुयायिक क्रियावाद क्या है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, थ्योरी, हाइपोथेसिस, रिसर्च, क्वेश्चन एंड रिव्यू। ओके रोमा, चलिए देखते हैं। चलो, इसका आंसर देखने से पहले मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये है क्या। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म है क्या? सबसे पहले एक सिंबल्स होते हैं, जैसे अगर हम थंब का सिंबल बनाएं तो इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है? बेस्ट ऑफ लक, गुड, ठीक है। तो कोई ना कोई सिंबल होता है, सिंबल है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है, स्टैब्लिश मीनिंग होगा। डेवलपर द व्यू, व्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या उसका मीनिंग है। फिर वो क्या होता है? कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कम्युनिकेट में ईजी रहता है, ठीक है। और वो सोसाइटी में क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। तो ये हमारी सोसाइटी सिंबॉलिक इंटेलेक्चुअलिज्म है। क्लियर है यहाँ तक? देख लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। तो सिंबॉलिक इंटरनेशनलिज्म क्या है? हमारी एक थ्योरी है। वैसे भी देखो, हाइपोथेसिस तो हो नहीं सकती। हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, रिसर्च क्वेश्चन भी नहीं है और ये कोई रिव्यू भी नहीं करा, तो ये तीन तो वैसे ही गलत है। तो अल्टीमेटली क्या ये एक थ्योरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन रिसर्च हैज फॉलोइंग स्टेप्स विच आर दे। ये स्टेप्स हैं इंग्लिश में, ये हिंदी में, 10 सेकेंड्स इन ईच। ओके रोमा, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले तो डिडक्टिव का मतलब बताओ मुझे। डिडक्टिव का मतलब होता है हम रूल से क्या करते हैं? एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, यानी कि हमारे पास कोई पहले से थ्योरी है, थ्योरी से हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। क्लियर है? सो थ्योरी होगी सबसे पहले स्टेप, तो हमें वैसे ही पता चल गया थ्योरी। देखो यहाँ पर बी, तो यहाँ पर जहाँ बी नहीं है वैसे ही काट दो, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी इन दो में बी है, ठीक है। तो थ्योरी के बाद क्या होगा? थ्योरी के बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी बी के बाद क्या होगा? हमारा सी होगा। तो देखो ये भी कट गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बी सी डी। यानी थ्योरी, फिर हाइपोथेसिस होगा, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, फाइंड करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो ये तीन हमारे करेक्ट ऑप्शन है, यानी बी सी डी। क्लियर है? यहाँ पर भी हमारे पास बी सी डी, सिद्धांत, फिर आंकड़ा, फिर उसके बाद उसकी पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर। स्टेटमेंट 1, मिडल रेंज थ्योरी आर द फोकस ऑफ एम्पिरिकल इंक्वायरी, और अनलाइक ग्रेड थ्योरी, मिडल रेंज थ्योरी फंक्शंस इन अ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। हिंदी में देख लो क्वेश्चन। मध्य पराज सिद्धांत और इसका सिद्धांत के कार्य क्षेत्र सीमित, ये दो स्टेटमेंट्स हैं और ये चार ऑप्शंस हैं। ओके रोशनी, बहुत करेक्ट। देखते हैं, चलो ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मिडल रेंज थ्योरी का। ऑलरेडी इसकी कॉन्सेप्ट क्लास वैसे डली हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। स्टडी विथ प्रोफेशनल क्लासेस आप लिखेंगे, स्टडी विथ प्रोफेशनल क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे टॉपिक जो नए कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डले हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम लाइव क्लास होती है पता नहीं चलता, तो आपको क्या करना है? आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जब भी लाइव क्लास होती है तो पहले वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया जाता है क्लास का, जिससे आप इजीली ज्वाइन कर सकें। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर सकें क्लास को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ये है क्या। सो मिडल रेंज थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट मार्थन ने ये थ्योरी दी थी।
रॉबर्ट मर्टन ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में बेसिकली क्या था कि जो बहुत हाई थ्योरी होती है और जो बहुत लो होती है, इनके बीच में एक ब्रिज बनाया जाए। हाई और लो के बीच में एक ब्रिज का काम करती है ये थ्योरी। ठीक है, जैसे अगर हम एथनोग्राफी में देखते हैं तो एथनोग्राफी में क्या होता है, एक लोकल लेवल पे तो वो ठीक है थ्योरी, लेकिन क्या हम उसे जनरलाइज कर सकते हैं? सो आंसर इज नो, क्योंकि नहीं कर सकते भाई। जो वो वहाँ के एरिया के लिए सुटेबल है वो बाकी के लिए थोड़ी ना है। तो क्यों ना ऐसी थ्योरी लाई जाए जो सबके लिए ठीक हो। तो ये आई मिडल रेंज थ्योरी, जो फोकस करती है एम्पिरिकल इंक्वायरी के ऊपर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरी, अनलाइक ग्रेड थ्योरी, मिडल रेंज थ्योरी फंक्शन रिस्ट्रिक्ट करती है। हाँ, ये रिस्ट्रिक्ट करती है, बहुत हाई भी ना हो बहुत लो भी ना हो, ये बिलो ब्रिज के काम करती है कि इन दोनों में क्या करती है। ठीक है, ये ब्रिज प्रोवाइड करती है कि हाँ इसमें आपको काम करना है मिडल में। क्लियर है? तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हमारी सही है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में भी देख लो इसको, इसका सही आंसर है दोनों सही हैं। ठीक है, बल देता है और सीमित कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वन कैन चूज unit directly from sampling frame without opting table of random number. Statement 2, the simple random sample is the most primary form of non probability sample. So ये चार ऑप्शंस हैं, हिंदी में भी देख लो, दोनों स्टेटमेंट हैं। सुव्यवस्थित प्रतिचयन में कोई व्यक्ति यादृच्छिक संख्याओं की सारणी के लिए विकल्प के बिना प्रतिचयन ढांचे में से इकाइयों का चयन सीधे तौर पे कर सकता है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श असंभाव्यता प्रतिदर्श का अत्यंत प्राथमिक स्वरूप है। ठीक है, तो दो ये कथन है आपके सामने, आपको बताना है कथन ए सही है या कथन दो सही है या दोनों सही है। ठीक है, क्लियर है? तो पहले हम ये सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इजीली कि मतलब सैम्पलिंग है क्या ब्रीफ में। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्या, मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है पहले। ठीक है, तो हम सैम्पलिंग की बात करें तो दो टाइप की होती है, एक प्रोबेबिलिटी एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम रैंडम सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है हम अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। इतना क्लियर है? तो देखो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी में होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पहला जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है इसमें हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप होता है और होमोजीनियस होता है। ये इसका कीवर्ड है बेसिकली, अगर होमोजीनियस आ जाए तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही है, होमोजीनियस। ठीक है, जैसे मैंने कुछ चिट्स बना लिए, इस बॉक्स में डाल लिया और उसमें से पिक कर लिया। ठीक है, होमोजीनियस होना चाहिए, नहीं हमारी ऑडियंस जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, और ये स्मॉल ग्रुप के लिए ही एप्लीकेबल है। तो हम रैंडमली जो चूज करेंगे हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, हम स्टार्टर्स बनाते हैं बेसिकली। जैसे अगर मुझे 10 का सैंपल चाहिए मान लो, ठीक है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि 5 बॉयज़ हों और 5 गर्ल्स हों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्टार्टर बना लिया कि मुझे 5 बॉयज़ चाहिए, तो इस तरीके से हम 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैंडमली चूज़ करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी देखो ऑडियंस क्या है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है ना, क्योंकि मुझे बॉयज़ भी चाहिए गर्ल्स भी चाहिए, तो हेट्रोजीनियस है ये हमारी पॉपुलेशन, और ये भी हमारा स्मॉल सैम्पलिंग में ही यूज़ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली, अब तक तो हम बात कर रहे थे स्मॉल पॉपुलेशन है तो हम ये दोनों सैम्पलिंग यूज़ कर रहे थे। क्लस्टर सैम्पलिंग हमारी जो होती है लार्ज ग्रुप पर होती है। तो ये क्या होती है हमारी, लार्ज ग्रुप पर होती है। जैसे अगर मैं पूरे इंडिया की पॉपुलेशन पे करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले इंडिया
इंडिया को डिवाइड कर दूँगी मैं, पूरे इंडिया पे तो नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे से मैं कौन से स्टेट लेना चाहती हूँ, जैसे यूपी, एमपी, दिल्ली, ठीक है, जो भी मैं सिलेक्ट करूँगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लस्टर। अगर मैं इसे आगे और डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज क्लस्टर। जैसे दिल्ली में फिर मैंने आगे सेलेक्ट कर लिया रोहिणी का हमारा एरिया, या पीतमपुरा, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये हो गया मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक में हमारा फिक्स्ड एक इंटरवल होता है। क्या होता है हमारा, फिक्स्ड इंटरवल। जैसे अगर मैंने काउंटिंग लिख दी 1 to 10, क्लियर है, 1 to 10, तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद 4 सिलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद 6, यानी मैंने एक नंबर छोड़कर दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल में होता है। सो ये था हमारा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं एक बार। नॉन प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर फिक्स नहीं होता। क्लियर है? सो यहाँ पर देखो 5 है, पहला हमारा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल क्या होता है, जैसे आप सपोज मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, रिसर्च के लिए मुझे सैंपल चाहिए, तो मैं मार्केट में गई, अपने लोकल एरिया में गई, तो मुझे जो भी पर्सन मुझे रिलेटेड मिल गया, मैंने उससे सैंपल ले लिया। सो ये है एक्सीडेंटल, कि मैं वहाँ पर गई और जाके मैंने देखा और इजीली मिल गया। ठीक है, या मैं कहीं गई थी, मैं अपनी रिसर्च कर ही रही थी, तो मुझे कोई पर्सन मिला जिससे मैं सैंपल ले सकती थी, तो मैंने ले लिया। ये एक्सीडेंटल हो गया, क्योंकि मैंने कोई पर्पसली नहीं करा, वहाँ पर मिला तो मैंने ले लिया, एक्सीडेंटल। नेक्स्ट हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होता है जो मुझे ईजिली पर्सन मिल जाए, हमारे अराउंड मिल जाए, जो मुझे सैंपल चाहिए, तो ईजिली जो कन्वेंशनली मिल जाता है वो हमारे कन्वेंस होता है। पर्पसिव में क्या होता है, पर्पसिव में हम जजमेंटल हो जाते हैं कि मुझे इस पर्पस के लिए पर्टिकुलर सैम्पलिंग चाहिए, तो हम अपने इस पर्पसिव सैंपल यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा कीवर्ड है हमारा जजमेंटल। क्लियर है? नेक्स्ट है स्नोबॉल। स्नोबॉल में क्या होता है, हमारी चेन बनती जाती है। जैसे अगर मेरी सैम्पलिंग का टॉपिक है सपोज एसिड विक्टिम गर्ल्स, तो एसिड विक्टिम गर्ल्स मुझे ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँगी, किसी एक गर्ल अगर मुझे कोई मिली एसिड विक्टिम, तो मैं उसको बोलूँगी वो किसी दूसरी गर्ल के बारे में बताएगी, दूसरी मुझे तीसरी के बारे में बताएगी, फिर ये इस तरीके से मुझे चौथी के बारे में, पाँचवीं के बारे में, छठी के, तो ये क्या बन रही है, एक चेन बनती जा रही है, तो ये हमारी होती है स्नोबॉल। कोटा में क्या होती है, हमारी कैटेगरी फिक्स होती है। ठीक है, कि मेरे कन्वेंस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर यहाँ पर मुझे सपोज 100 सैंपल चाहिए थे, 100 सैंपल मुझे टोटल चाहिए थे, जिसमें मैं चाहती थी 50 बॉयज़ के हों, 50 गर्ल्स के हों, तो मुझे 50 यहाँ पर बॉयज़ चाहिए, 50 गर्ल्स चाहिए। ठीक है, 50 बॉयज़ और 50 गर्ल्स, तो 50 जो मैं चूज़ करूँगी बॉयज़, तो मैं ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर लूँगी कि अच्छा यहाँ पर ये जो है स्टूडेंट्स मिल रहे हैं ईजिली, तो मैं इन्हें ले लूँ। क्लियर है? तो 50 बॉयज़ यहाँ पर 50 गर्ल्स ईजिली अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग ले लूँगी, तो ये कोटा सैम्पलिंग होती है। सो मैंने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी आपको ब्रीफ में कंप्लीट समझा दिया है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। सो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग था। सिस्टमैटिक में मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने बोला विदाउट टेबलिंग, हम आपको टेबल थोड़ी ना करें, सिस्टमैटिक हमारा सिस्टम बन गया कि हम ये इस तरीके से 2 4 6 इस तरीके से हम एक कंप्लीट अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो यहाँ कोई टेबल फिक्स नहीं होती है, रैंडमाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पर, द सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल क्या था हमारा, क्या नॉन प्रोबेबिलिटी था? बताओ। नहीं, क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसकी वजह से गलत है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी था हमारा। देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ना, सिंपल रैंडम क्या सैम्पलिंग क्या है, यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर? ये देखो प्रोबेबिलिटी। सिंपली हम क्या करते हैं, हमारे सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है? नेक्स्ट हिंदी में भी देख लो। तो पहला कथन हमारा क्या है, पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टू गेन अ गुड वोकेबलरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लर्नर शुड बी डिपेंड अपॉन। तो अगर हमें अच्छी वोकेबलरी चाहिए तो लर्नर किस पे डिपेंड होगा, प्रभावी संप्रेषण हेतु एक अच्छी शब्दावली को प्राप्त करने हेतु अधिगमकर्ता को किस पर आश्रित होना चाहिए, बताओ।
शिक्षकों पे पीछे 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 की बेंचों पर बैठने वाले बैक बेंचर, उनकी स्वयं की पहल या बाहरी अनु शिक्षकों। टीचर, बैक बेंचर, देयर ओन इनिशिएटिव एंड आउटसाइड। अच्छा, सपोज आपको अगर चाहते हो आप अच्छी वोकैबलरी, तो क्या हो, टीचर पे डिपेंड रहोगे कि टीचर आए हर एक वर्ड बताए, नहीं ना। तो किस पे डिपेंड है हमारा ये, खुद पर, देयर ओन इनिशिएटिव। आप इनिशिएटिव लोगे, खुद की पहल, खुद पहल करोगे, वोकैबलरी इंक्रीज करोगे, तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर मेड इन द लेवल ऑफ कॉन्टेशन इन कम्युनिकेशन। संप्रेषण में क्या होता है, बताइए किस स्तर पर। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ओके, ठीक है। तो कनोटेशन बेसिकली होता क्या है, देखो दो वर्ड होते हैं, कनोटेशन एक डेनोटेशन। कनोटेशन क्या होता है, हमारी खुद की फीलिंग, क्या फीलिंग है वो बताती है। और हमारी डेनोटेशन की बात करें तो डिक्शनरी मीनिंग जो है वो हम बताते हैं कि डिक्शनरी में इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिक्शनरी मीनिंग, और ये हमारी होती है ओन फीलिंग। क्लियर है कनोटेशन। तो कनोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी खुद की फीलिंग, यानी हमारी खुद की वैल्यू, जजमेंट, हम उन चीज़ों को लेकर क्या जज कर रहे हैं, क्या हमारी फीलिंग है। क्लियर है। कॉम्प्लिसिटी नहीं होता, फॉल्स पर्सपेक्टिव नहीं होता, और डिटेटफुल डिक्रिएशन नहीं होता कोई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल इंट्रैक्शन। वर्चुअल इंट्रैक्शन के बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, ये रहा क्वेश्चन। अमूर्त आभासी संवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। चलो इसका आंसर देख लेते हैं फिर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर 4, BDE। देखो पहले से ही क्लियर हो जाएगा, बी आंसर देखो यहाँ पर। इट इज़ अ स्पेक्टिकल, यानी कि यहाँ पर कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। और जब हम वर्चुअल की बात करते हैं, वर्चुअल इंटरेक्शन क्या होता है, जैसे हम एक कंप्यूटर या किसी के भी माध्यम से हम क्या करते हैं, वर्चुअली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे वीडियोस, ईमेल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये क्या कोई बाउंड्री फिक्स है कि हम मतलब एक ही स्टेट में कर सकते हैं, नहीं। तो बाउंड्री फिक्स नहीं है, इसका मतलब बी तो 100% ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है आप उनको देख सकते हो पहले। फिर क्या है, स्पेक्टिकल। अभी तो मैंने बताया कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी स्पेक्टिकल लिखा है, इसका मतलब बी सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। तो जहाँ सी है देखो वैसे ही काट दो, तो अल्टीमेटली आंसर वैसे ही आ गया। ठीक है। म्यूचुअल प्रेजेंस इन रेन्यूएंट, हाँ म्यूचुअल प्रेजेंस होनी चाहिए, जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, चाहे बाद में रिस्पॉन्स करे या करेंट रिस्पॉन्स करे, लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, तो डी भी करेक्ट है। वर्चुअल इंटरेक्शन थ्रू सम सिस्टम ऑफ असिंक्रोनेंस। अब देखो सिंक्रोनेंस का क्या होता है, सिंक्रोनेंस का मीनिंग होता है कि आपको इमीडिएट आंसर आ रहा है। मतलब अभी जैसे हम लाइव क्लास हम ले रहे हैं, तो लाइव क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे रोशनी ने मुझे भी आंसर दिया, यस मैम आप लाइव हो, या यस यस मैम ओके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये हमारा कहलाता है सिंक्रोनेंस। और असिंक्रोनेंस क्या होता है, असिंक्रोनेंस में होता है कि आपको बाद में रिप्लाई मिलेगा। जो स्टूडेंट इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे और बाद में कमेंट करेंगे, तो वो क्या हो गया हमारे इंटरेक्शन असिंक्रोनेंस। क्लियर है। लेट फीडबैक, डिले फीडबैक, गुड। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर भी देख सकते हो BDE, यानी अस्थानिक होता है, स्थानिक तो वैसे ही नहीं होता, तो सी ऑप्शन कट करते ही वैसे भी आंसर आ रहा था। क्लियर है। 19 क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट है। जॉन फिस्के डज नॉट सपोर्ट द वे इन विच द टर्म मिथ इन यूजिंग ऑफ रोनाल्ड ब्रेथिस and Breathes links the myth of with the capitalist social order which the statement is falsehood। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नए कॉन्सेप्ट से आता है, तो ये एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, बुक्स वगैरह से कुछ आ जाते हैं कॉन्सेप्ट। जॉन फिस्के मिथक शब्द उसी प्रकार से प्रयोग करने का समर्थन नहीं करते जैसे रोनाल्ड बार्थेस करते हैं। ये पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हैं, जो एक मिथ्यापरक कथन है। ठीक है, तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो देखो देखते हैं इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है
इसका करेक्ट आंसर है आंसर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। क्यों करेक्ट है, देखो जॉन फिस्के की जो बुक थी वो थी अंडरस्टैंडिंग, बुक का नाम है इनकी अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर पे जो इनकी बुक थी, इनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था बार्थे ने, जिसमें यूज की थी उन्होंने टर्म मिथ, माइथोलॉजी की इनकी बुक थी। ठीक है, तो हाँ ये पहली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इन द टर्म ऑफ मिथ जो यूज की थी इन्होंने रॉलैंड ब्रेथे ने, करेक्ट है, जिसको वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्लियर है फिस्के, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट, बार्थे लिंक मिथ विद द कैपिटलाइज सोशल ऑर्डर विद द स्टेटमेंट फॉल्सहुड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था मिथ का, टू एनालाइज द वे विच इज, यहाँ पर कैपिटलाइज है यानी बुर्जो, बुर्जो जो होते हैं कैपिटलाइज्ड यानी बुर्जो पीपल, यानी जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, वो किस तरीके से लोगों पे अपना दबदबा रखते हैं कि कैसे उनसे काम कराया जा सके। ठीक है, सो वाइट कॉलर बेसिकली, हाँ कार्ल मार्क्स। क्लियर है, लेकिन एक यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये हो रही है इनकी बुक की, बार्थे की। कार्ल मार्क्स ने भी इसके बारे में कहा है। क्लियर है, सो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्सहुड है। क्लियर है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। सो ये दो स्टेटमेंट थी और ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, इन कम्युनिकेशन पैराडिम आर द बेसिस ऑफ संप्रेषण में प्रतिरूप निम्नलिखित किसके आधार होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास और 10 सेकेंड्स का टाइम है। ओके ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सिम्टम्स। ठीक है, अब देखो नंबर्स तो वैसे भी कम्युनिकेशन में क्या होती है हमारी काउंटिंग, और यहाँ पर पैराडिम की बात कर रहा है। पैराडिम का मतलब होता है व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेकर, कि आप क्या सेंटेंस, क्या थॉट है, क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ, कि आपका क्या व्यू है। तो जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, पैराज होते हैं हमारे, जो हमारे मैसेज होते हैं, हम किस सीक्वेंस से अपना कंप्लीट मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, विन्यास क्रमी, सो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नंबर्स तो हमारी काउंटिंग होती हैं, तो वैसे भी ये देखो कोई सेंटेंस को फॉर्मेशन नहीं करनी। और सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है हमारे, ये हमारे रूल्स रेगुलेशन अरेंजमेंट्स वर्ड्स, कंप्लीट सिंटैक्स को बताता है कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी नहीं है। ठीक है, पंचुएशन, क्वेश्चन मार्क, पॉज, ठीक है, कैसे क्लैरिफाई करना है अपने सेंटेंस को, तो हम पंचुएशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 मैथ के हमारे पास 5 क्वेश्चन है। क्लियर है, a person pay 10% tax on his income 4 lakh, for the amount between 4 lakh to 8 lakh टैक्स पे करता है 20%, for the amount above 8 lakh he pay 30% tax। if the total tax paid by the person 1.8 lakh, then the find the first is average, फाइंड इज एवरेज परसेंटेज ऑफ टैक्स पेड। कोई व्यक्ति अपनी आय 4 लाख का 10% पे कर रहा है और 4 से 8 लाख के बीच 20% पे कर रहा है, और 8 लाख और उससे ऊपर 30% पे कर रहा है, और कुल 1.8 लाख रुपए टैक्स पे कर चुका है। तो आपको ये सॉल्व करना है, बताना है टोटल उसकी इनकम कितनी रही होगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पेड टैक्स ऑन हिज होल इनकम। क्लियर है, परसेंटेज बताना है, पहले आप इनकम निकालोगे फिर उसके ऊपर परसेंटेज आप बताओगे। क्लियर है, तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो 4 लाख का जब आप 10% निकालोगे तो आपका आएगा 40,000। क्लियर है, एक बार बता देती हूँ फिर देखो सिमिलर आप समझ जाना। 4 लाख का हम 4% कैसे निकालते हैं, 4 और यहाँ अपॉन में आता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, देखो 1 2 3, यानी ये कितना बचा 4। ठीक है, 10% था, 4% लिख दिया मैंने, यहाँ पर 10% था। क्लियर है, तो यहाँ पर कितना आ गया 40, यानी 40,000। क्लियर है,
अब सिमिलर यहाँ पर क्या था नेक्स्ट पॉइंट, 4 लाख से 8 लाख के बीच जो है हमारे 20%, यानी कि अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 4 लाख, और 4 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 80,000। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 8 लाख और 8 लाख से ज़्यादा, तो हमें पता नहीं हमारी टोटल इनकम कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो हम उसको एक्स मान लेंगे, एक्स माइनस 8 लाख, और इसका हम निकालेंगे 30%। क्लियर है। तो यहाँ पर 3 हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, और टोटल टैक्स उसने कितना पे करा है, टोटल टैक्स पे करा है 1,80,000। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। चलो एक शीट ले लेते हैं पहले, अब इसे सॉल्व करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया था। तो हमारे पास टोटल हमने टैक्स पे कर रखा है, तो 40,000 हमने निकाल लिया था 4 लाख का 10%, प्लस हमने 4 लाख और 4 लाख से 8 लाख का जो हमारा डिफरेंस था और उसका 20% था यानी 80,000, प्लस हमने निकाला था 30% किसका, हमारी जो टोटल इनकम है यानी एक्स माइनस 8 लाख, और हमने कितना पे करा है 1,80,000। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ओके। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसे ऐड करूँगी तो ये हो गया 1,20,000, इसे मैं कट कर दूँगी तो या अगर हम 10 को देखो, यहाँ पर 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है, 0 लगा देंगे, फिर 10 या 30 यानी कि कितना आ गया 0.3। ठीक है, तो प्लस में क्या हो गया 0.3 हो गया, और एक्स माइनस 8 लाख। क्लियर है। 1,80,000, अगर मैं यहाँ इसको 1,20,000, 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 8 को सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करना है। 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 8 थे 24, 24 आ गया, और कितने जीरो हैं यहाँ पर 5 जीरो है। ठीक है, और यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है 0.3, यानी 1 के बाद पॉइंट है, तो अगर आप 5 जीरो लगाओगे तो उसके बाद 1 जीरो लगा दो तो ये आ जाएगा 2,40,000। क्लियर है। इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 2,40,000 में से 1,20,000 हटाएंगे तो माइनस का 1,20,000, और प्लस में हमारे पास 0.3x है ये। ठीक है, और यहाँ पर 1,80,000 है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब ये यहाँ पर 1,20,000 इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 0.3x इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो गया तो कितना हो गया 3,00,000। एक्स को हम यही रखेंगे, और ये 3,00,000 डिवाइड बाय 0.3, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा 0.1, यानी 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। क्लियर है। 3 को मैं कट कर दूंगी, 3 एकम 3, और यहाँ पर कितने जीरो थे 5 जीरो थे और एक 6 जीरो, यानी कि x बराबर कितना आ गया 10,00,000। यहाँ तक क्लियर है। तो x बराबर हमारी जो टोटल इनकम आ गई वो हमारी आ गई 10,00,000। नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने 10,00,000 तक तो हमने निकाल लिया, हमारे पास इनकम कितनी आ गई टोटल, टोटल इनकम हमारे पास आ गई 10,00,000। यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे उसने पूछा परसेंटेज, और 1,00,000 हमने टोटल 1,80,000 हमने कितना टैक्स पे करा था, टैक्स पे हमने कितना करा है 1,80,000, और मुझसे पूछा है उसका परसेंटेज बताओ। तो हमारे पास 1,80,000 हमने लिखेंगे यहाँ पर, और डिवाइड कर देंगे हम 10,00,000 से, और क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ कट कर दो, 1,80,000 कट गया, कट गया, और यहाँ से 1 2 ये 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आया 18%। तो हमने टोटल टैक्स पे कितना करा है, टोटल टैक्स जो हमारा परसेंटेज में पे है वो है हमारा 18%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, 18%। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ देखो गिनती दोबारा दोबारा हो गई, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये है, तो ऑप्शन नंबर 2
यानी कि 18%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। person invest 5,000 in each year, 2005, 10, 15, 20. The investment of the person double in every 5 year. जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है हर इन साल में, वो क्या हो रही है, डबल हो रही है हर 5 साल में। क्लियर है? किसी व्यक्ति ने 2005, 2010, 15, 20 में प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये का निवेश किया और उसका 5 वर्ष में उसका क्या हुआ, दुगना हो रहा है, हर 5 वर्ष में दुगना हो रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? तो देखो अभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 2005। 2005 में कितना इन्वेस्ट किया होगा, 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, किसी पर्सन ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब जैसे ही 2010 आया, अब 2010 आते ही ये जो अमाउंट था ये डबल हो गया। कितना हो गया, डबल हो गया। यानी कि 2010 में हम बात करें तो 2010 में उसके पास कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गए। अब 10,000 के बाद वो 5,000 रुपये अपनी जेब से और डाल रहा है अगले साल, अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के, यानी कि 15,000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा। 15,000 वो इन्वेस्ट करेगा 2010 में। और जैसे ही 2015 आएगा, 2015 आते ही उसके पास कितने रुपए हो गए, 15,000 का डबल हो गया। यानी 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 30,000। अब 30,000 में उसने फिर 5,000 रुपये ऐड कर दिए तो कितने हो गए उसके पास, 35,000 रुपये हो गए। यानी 2015 में उसके पास 35,000 रुपये हो गए। अब 2035 के बाद, ओ सॉरी 2015 के बाद, 2015 के बाद नेक्स्ट 2020, 2020 में वो कितना इन्वेस्ट करेगा, 35,000। 35,000 का जब वो डबल करेगा, यानी 35,000 उसने 2015 में जमा किए थे, अब 2020 में उसको किस पास कितने हो गए, 70,000। उसका डबल हो गया ना, 70,000 और 5,000 और मिलाकर वो इन्वेस्ट कर देगा, 75,000 हो गए। अब 2025, अब 2025 आ गया हमारे पास, और 2025 में उसके पास 75,000 उसके हाथ में है, और 75,000 का डबल उसको मिला है 2025 में। 2020 में 75,000 इन्वेस्ट किया था ना, तो 75,000 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 1,50,000 रुपये 2025 में उसके हाथ में है। क्लियर है? अब देखो 2025 के आगे हमसे पूछा ही नहीं है 2025 में उसके पास कितनी राशि होगी। तो 2025 में उसके पास कितनी होगी, 1,50,000। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रुपीज 13,000 वर डिवाइडेड अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इक्वली। तो 13,000 रुपये जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वली कर रहे हैं। had there been 15 more person, each person would have got 60 less the initial number of person। मतलब हर पर्सन को कितने रुपए मिल रहे हैं, 60 लेस मिल रहे हैं। तो अब पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट इनिशियल पर्सन एक्स मान लिया हमने, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम 13,000 जो है डिवाइड कर रहे हैं और 60 लेस मिल रहे हैं। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा कि जो पर्सन है वो बढ़ गए हैं, 15 लोग बढ़ गए हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है? सो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेटमेंट बनी, यानी 13,000 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 13,000 एक्स प्लस 15, सॉरी 1 मिनट, स्पेस नहीं है ना, नेक्स्ट शीट में देख लेते हैं ये। सो हमारी स्टेटमेंट बनी 13,000 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, इक्वल टू 13,000 एक्स प्लस 15। यहाँ जो माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा 60। क्लियर है? तो ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब हमने सॉल्व कर लेंगे। 13,000 डिवाइडेड बाय एक्स ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये बेसिकली एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम आ गया हमारा एक्स प्लस 15 और 13,000 प्लस 60, और ये नहीं है तो ये सेम संख्या एक्स प्लस 15 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं एक्स प्लस 15। क्लियर है? इक्वल, अब यहाँ पर
इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगी हमारे पास 13,000 x प्लस 15 इक्वल टू, हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पर रहेगा, इस ब्रैकेट को 13,000 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 60x प्लस 60 को जो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छिक 90 और 0 यानी 900। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा 13,000 x, अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 15 से। मैंने ट्रिक आपको लास्ट क्लास में जो हमारी लाइव क्लास हुई थी शिफ्ट 1 के पेपर में, उसमें मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो अगर आप किसी को स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पहले वो क्लास देख कर आएँ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,95,000। ठीक है, और इसको x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13,000 x प्लस 60x है तो 60x मल्टीप्लाई बाई x यानी x स्क्वायर, और ये 900x। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 13,000 x और यहाँ 13,000 x, ये x से x काट दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा, 1,95,000 इक्वल टू 60x स्क्वायर प्लस 900x। अब ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं डेटा हो जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखो 60 से अगर हम इसे पूरे को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस पूरी संख्या को 60 से डिवाइड कर दूँ तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3,250 आएगा और ये एक्स स्क्वायर बचेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 15x। क्लियर है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x और ये यहाँ प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -3250 इक्वल टू 0। क्लियर है, सो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन चुकी है। नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनी थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इक्वल टू 0, यही था। अब देखो हमें इस संख्या को इस तरीके से तोड़ना है कि अगर हम उसको ऐड करें तो 15x आए और मल्टीप्लाई करें तो 3250 आए। क्लियर है, तो x तो अगर मैं इसको इस तरीके से तोड़ूं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर को अगर मैं 65x माइनस 50x माइनस 3250 इक्वल टू 0, यानी अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो 15x आ रहा है। देखो 65 में से 50 गया 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3250 आएगा। क्लियर है, आपको इस तरीके से ब्रेक करना होगा। अब ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा और मैं अपनी हर क्लास में, मैं लास्ट क्लास हुई थी उसमें सब कुछ बताया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास देख कर आए स्टूडेंट जितने भी हैं। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x इन दोनों में कॉमन हमने x ले लिया, x प्लस 65, यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया 50, यहाँ पर x प्लस 65, ठीक है 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई, x माइनस 50 और x प्लस 65। क्लियर है, अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर देखो x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो ये x बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, और दूसरी x प्लस 65 बराबर 0, x इस साइड जाएगा तो माइनस 50। अब माइनस की तो हम वैल्यू नहीं ले सकते, तो अगर हमारा पॉजिटिव में देखें तो ये आंसर आ गया हमारा 50, यानी 50 जो हमारे थे वो इनिशियल पर्सन थे। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा होपफुली, आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये भी समझ आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 50, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ कोडिंग है और आपको बताना है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट एंड मशरूम, दो वर्ड का रिस्पेक्टिवली लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन तो वैसे इंग्लिश में इजीली सॉल्व होते हैं लेकिन हिंदी भी देख लो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हॉट को इसने क्या बोला है ओटी, हॉट को ओटी बोला है, और फाओ किसे बोला है फूड को,
ओ, और सा बोला है इसने इसको, और टेस्टी बोला है टी वाई को। क्लियर है? यहाँ पर हमारे लिए हॉट इम्पॉर्टेंट है, तो हॉट हमारे पास पहला वर्ड आ चुका है ओ टी। हॉट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ओ टी। तो देखो हॉट, अब हॉट और मशरूम, तो देखो यहाँ से भी वैसे आपके पास पहली स्टेटमेंट आ गई ओ टी, तो यहाँ से भी आपको आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं मशरूम। अब टेस्टी फूड इज़ गुड, टेस्टी इसने ये बोला है, और फूड को इसने ये बोला है, इसको इसने ये बोला है, और गुड इसने किसको बोला है? डिगो को। और मशरूम को क्या बोला है? ट्यूबो। तो मशरूम यहाँ पर देखो हमारे पास ट्यूबो, हॉट एंड मशरूम ही पूछा है हमसे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हिंदी में भी हमारे पास देखो ओट एंड ट्यूबो, मशरूम को क्या बोला है? ट्यूबो, और गर्म को क्या बोला है इसने? ओट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा इन दिस सीरीज? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 सेकेंड्स का टाइम है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब 5 और 9, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है? +4 हो रहा है, यहाँ पर +6 हो रहा है, यहाँ देखेंगे हम तो +8 हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो +10 हो रहा है। तो नेक्स्ट में हमारा क्या सीक्वेंस बन रहा है? दो दो प्लस हो रहा है, यानी कि +12 अगर हम करेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारी आएगी 45। क्लियर है? 33 में हम 12 ऐड करेंगे, 3 2 5 और 3 2 4, तो नेक्स्ट हमारी क्या आ रही है? 45। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट? कौन सी फैलेसी है? ग्रेड्स अवॉर्डेड टू अ स्टूडेंट आर नॉट ट्रूली रिफ्लेक्टिव of the subtle nuance of the student performance, therefore student work should not be graded at all। किसी विद्यार्थी को ग्रेड देने से विद्यार्थी के प्रदर्शन संबंधी सूक्ष्म अर्थभेद वास्तविक रूप में प्रतिबंधित नहीं होते, इसीलिए विद्यार्थी के कार्य को ग्रेड नहीं किया जाना चाहिए। ये फैलेसी हैं, 4 फैलेसी। बताइए कौन सी फैलेसी है? रोमा, रोशनी। ओके, तो देखो इसका आंसर है इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस फैलेसी होती है क्या है? जहाँ पर हम जो दो वर्ड होते हैं उनके सेम साउंड होते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होते हैं? सेम नहीं होते। ठीक है, देखो अब इनके मीनिंग सेम नहीं है। देखो यहाँ पर भी ग्रेड यूज हुआ है कि रिवॉर्ड देना है तो हम ग्रेड, लेकिन स्टूडेंट शुड नॉट बी ग्रेडेड एट ऑल, यहाँ पर कह रहे हैं ग्रेडेड नहीं देने चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो दो वर्ड है उनके मीनिंग अलग है सेंटेंस में, तो यहाँ कौन सी फैलेसी हो रही है? फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है। स्लिपरी फ्लो क्या होता है? स्लिपरी फ्लो में होता है आप एक कंटिन्यू एक सेंटेंस को बोलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। जहाँ पर जैसे अच्छा ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू बोलते जाना है। हिस्ट्री जनरलाइजेशन में आप जनरलाइज कर देते हो बहुत जल्दी। बैगिंग द क्वेश्चन में होता है जहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं होता, तो इसका आंसर है इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सी है? हिंदी में भी देख लो। तार्किक रूप से समतुल्य कौन सी है स्टेटमेंट? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट देखना है, मतलब ये इक्वल हो जाए। जैसे अगर मैं नो से नो कट कर दूँ तो ये क्या हो रहा है? टाइगर्स ऑल आर मैमल्स, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नो मैमल्स, अब यहाँ पर तो सीधे तो मना करा और पहली स्टेटमेंट तो इक्वल कर रही है, तो दूसरी स्टेटमेंट वैसी कट गई। ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन टाइगर, तो नॉन से नॉन काट दे तो यानी कि ऑल, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट ये हो गई ऑल टाइगर्स, और ये भी कह रहा है, तो ये तीनों क्या हो गए? इक्वल, यानी ACD। ACD हमारे किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है? तो ये हमारी क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंस है। यहाँ पर देखो कोई भी स्तनपायी बाघ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, गैर से इसमें हम काट देंगे तो ऑल सभी हो जाएंगे, इसमें भी इसमें भी, तो ACD यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इफ द स्टेटमेंट ऑल टाइगर आर मैमल इज द गिवन आर ट्रू, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएट इन्फर्ड इन फॉल्स। अच्छा देखो ये कॉन्सेप्ट भी रिपीट कॉन्सेप्ट है, मैं ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट करा चुकी हूँ लास्ट क्लास में जो लाइव हुई थी। ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट PYQ करा था शिफ्ट 1 का, और आज शिफ्ट 2 का हो रहा है। ठीक है, 6 मार्च 2023। क्लियर है?
तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखी वो क्लास देख लो, बहुत डिटेल में मैंने सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लो क्वेश्चन। वैसे इन क्वेश्चन में हिंदी ज़्यादा हेल्प नहीं करती, तो सत्य हैं ये सारे, तो आपको असत्य बताने हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल को बना लेंगे, AEIO। एक, दो, तीन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आप इस तरीके से लिखेंगे, ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पर फॉल्स 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 फॉल्स। क्लियर है? ट्रू के आगे आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे, लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट में, फॉल्स। फिर यहाँ पर ट्रू। क्लियर है? यहाँ पर लिखोगे आप फॉल्स, यहाँ लिखोगे ट्रू, और यहाँ पर यूडी अनडिफाइंड, यूडी यूडी यूडी। अब क्या बोला है, ऑल टाइगर्स, इसके लिए होता है ऑल, ये होता है ई का मतलब है नो, आई का मतलब है यहाँ पर सम, और ओ का मतलब है सम नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल, ऑल आर ट्रू, यानी कि ये पहला वर्ड ये ट्रू है, तो आपको क्या बताना है, फॉल्स बताना है, कि आप इमीडिएट क्या है उसके आगे फॉल्स कौन कौन से होंगे। क्लियर है? तो देखो आप टेबल देखो और बताओ, टेबल तो मैंने आपके सामने लिख दी है। हाँ, तो फॉल्स कौन कौन से होंगे, ई और ओ। ई में मतलब, ई का मतलब क्या है, नो, मैंने आपको बताया था ई का मतलब है नो, यानी कि स्टेटमेंट सी, नो टाइगर्स आर मैमल। तो यहाँ पर देखो सी किस में, इसमें है, और ए क्या है, सम टाइगर आर नॉट, यानी सम नॉट और नो, ये दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। बाकी आई क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है? और हमसे यही पूछा था, फॉल्स बताना है। सिमिलर हिंदी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। जो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, बट एक साथ क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। तो अगर हम ये सिलोलिज्म का डायग्राम याद करें, इसमें हमारा AEOI, ए का मतलब क्या था, ऑल, ई का मतलब था हमारा नो, ओ का मतलब था हमारा सम नो, और आई का मतलब क्या होता है, सम। क्लियर है? तो देखो ऑल और नो एक साथ क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, बट ट्रू कभी नहीं हो सकते। सिमिलर आई और ओ हमारे साथ एक साथ ट्रू हो सकते हैं, हो भी सकती है कुछ चीज़ें सही हो सकता है कुछ नहीं सही हो, यानी एक साथ ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकती। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दे बोथ आर कैन नॉट बी फॉल्स। कैन नॉट बी फॉल्स मतलब ये फॉल्स नहीं हो सकती, एक साथ ट्रू हो सकती है, यानी सम और सम नॉट। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सम और सम नॉट, यानी कि हमारा बी एंड डी। सम एनिमल्स आर बर्ड्स और सम नॉट, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड, यानी बी और डी। क्लियर है? हिंदी में भी यहाँ देख सकते हो, हमारा ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी, बी एंड डी। कुछ जानवर पक्षी होते हैं और कुछ जानवर पक्षी नहीं होते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्याया क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ विरुद्धा। ठीक है, बताओ इसका आंसर। न्याय भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार निम्नलिखित में से किस युक्ति में विरुद्ध तर्क दोष निहित होता है। अब देखो विरुद्धा पूछा यहाँ पर न्याय में, तो विरुद्धा क्या होता है कि ये चीज़ है और उसका कॉन्ट्राडिक्ट तुरंत दो कि ये चीज़ नहीं है, तो विरुद्ध कर रही है जो दो चीज़ों को। हाँ, तो किसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट रोमा, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट प्रोड्यूस। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि उत्पन्न की जा सकती है। अब एक बात बताओ, अगर वो शाश्वत है, ठीक है, वो इटर्नल है, तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, और प्रोड्यूस है तो इटर्नल नहीं हो सकती। अगर प्रोड्यूस किया जा सकता है, देखो अगर मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रही हूँ तो ये इटर्नल थोड़ी ना हुआ, यानी एक बात दूसरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है।
क्लियर है। नेक्स्ट, ये एक्सेल शीट का क्वेश्चन आया था, तो ये एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, और ये कुछ टेबल दे रखी है और एक ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या है, देखो इधर सॉल्व करो। तो यहाँ इफ बी इज रेनिंग देन सी हाई हो तो नो हो, यस हो, नो हो। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, एक्सेल की शीट दे रखी है, आपको बताना है। चलो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सेल की शीट लगाई हुई है बेसिकली मैंने। तो यहाँ पर देखो ये टेबल है, हमारे पास डे दे रखे हैं जिसमें हमने मंडे टू फ्राइडे। अब कंडीशन क्या कह रही है कि एक तो रेनिंग होना चाहिए, और अगर हाई टेम्परेचर है तो नो हो, हाई टेम्परेचर होगा तो नो, अदरवाइज यस। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये हम टेबल टेम्परेचर है हमारे पास, हाई, मीडियम, लो। तो अगर हाई है तो क्या आ रहा है, नो आ रहा है। ठीक है, और हमारा जो सीज़न है वो कौन सा होना चाहिए, रेनी होना चाहिए। यानी हाई टेम्परेचर में सनी नहीं हो सकता, तो पहली स्टेटमेंट तो नो हो गई। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, स्प्रिंग भी नहीं हो सकता। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, हमारे पास ये दो। क्लियर है, यहाँ पर ये सारा ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी थर्सडे और फ्राइडे ही हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा डे है थर्सडे एंड फ्राइडे, यहाँ पर जो हमारा वेदर है वो कौन सा है, सनी है और लो है। टेम्परेचर इसका क्या है, लो और मीडियम है। तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने कंडीशन क्या बोली है कि रेनी, पहले तो रेनी नहीं है तो यानी कि ये देखो, और दूसरा हाई टेम्परेचर पे नो लिखा है, यानी हाई यहाँ लिखा है तो यहाँ नो हो गया। ठीक है, और ये सनी भी है तो ये तो वैसे ही हट गया हाई, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, हाई। अगर हाई नहीं होता तो ये इसे हम यस लिख देते। दूसरा विंडली है और हाई है, तो हाई है तो नो आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यस पूछा है, यस किसके आगे आएगा। अब देखो यार टेम्परेचर तो मीडियम है यानी कि यस आना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या हमारी रेनिंग है, तो रेनिंग कंडीशन के साथ जब मीडियम आया तो ये भी नो हो गया। अब यहाँ पर रेनिंग नहीं है, यहाँ सनी डे है और टेम्परेचर क्या है, लो है, यानी यहाँ पर यस हो गया हमारी कंडीशन। और यहाँ पर भी सनी डे है और हमारा टेम्परेचर जो है मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, यस आ गया। और हमें यही पूछा था क्वेश्चन में कि यस किसके साथ आएगा। क्लियर है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. The website hosts videos and user can stream. The company upload new video to the website. The videos are compressed before they are uploaded in website. So कौन सी स्टेटमेंट होंगी, हिंदी में आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो और बताओ आंसर इसका। ठीक है, सो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास। अब जैसे अगर कोई फोल्ड फाइल या इमेज है तो हम उसे कंप्रेस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसका साइज़ छोटा करना होता है, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट पे उसका स्टोरेज कम अवेलेबल होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेस स्टोरेज स्पेस ऑन द वेब सर्वर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पर हमें लेस स्टोरेज चाहिए होता है। क्लियर है, तभी हम उस फाइल को कंप्रेस करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर क्यों हम कंप्रेस करते हैं, क्योंकि सर्वर पे हमारे पास जो स्पेस होता है वो कम होता है, यानी वेब सर्वर पर कम भंडारण स्थान की आवश्यकता होती है। क्लियर है, इसीलिए हम उसे कंप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। हमें करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताना है। हमारी कंप्यूटर बेस्ड देयर रिलेटिव डेट्स एंड अर्लियर फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट। कौन सबसे पहले कैसे कैसे आया, आपको ये ईयर, ये बेसिकली आपको ईयर्स पता होने चाहिए। तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, ये कब कब आया, हिंदी में देख लो पहले। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा IBM आया था, ये आया था हमारा 1959 में। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था। तो स्टूडेंट कमेंट में बताओ कि आपने कौन कौन से कंप्यूटर्स देखे हैं और कौन कौन से यूज़ किए हैं। देखो 1959 में सबसे पहले आया था, ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, इस तरीके से दिखता था। उसके बाद 1952 में आया जो हमारा IBM 701 है, जो फर्स्ट जनरल पर्पज़ के लिए हमारा कंप्यूटर आया था। उसके बाद हमारा अल्टेयर 8800 आया था, जो कि 1975 में आया था, इस तरीके से था। और ये हमारा फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था। क्लियर है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये था हमारा 1984 में आया था, ठीक है। ये कमर्शियल पर्पस जिसमें ग्राफिकली यूज़र बिल्ड था। उसके बाद हमारा ये आया था 1998 में। अच्छा, ये वाला कंप्यूटर किस किस ने यूज़ किया है बताओ कमेंट में, किस किस ने ये वाला कंप्यूटर चलाया है। फर्स्ट पर्सनल ट्रांसलेटेड प्लास्टिक होम ऑफिस, ये दोनों जगह यूज़ होता था कंप्यूटर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास आता है IBM 701, जो कि हमारा आया था, हमारा बताओ कब आया था, अभी बताया मैंने आपको, 1952 में, ठीक है। और ये कब आया था? 1975 में। और एप्पल वाला हमारा कब आया था? 1984 में। क्लियर है? और IBM 620 कब आया था? 1959 में। और एप्पल हमारा एप्पल iMac कब आया था? 1998 में। क्लियर है? तो इसका करेक्ट सीक्वेंस ये है। सबसे पहले ये आ गया। देखो वैसे ही अगर आपको ये पता था तो वैसे ही सॉल्व हो जाता, कोई एक भी पता था तो आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। An intranet is a private network accessible only to the organization staff. The internet is one supercomputer. ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके पास, बताओ अब इसमें से कौन सी करेक्ट है। हिंदी में देख लो। ठीक है, इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है किसी संगठन के कर्मचारियों के लिए, और इंटरनेट एक सुपर कंप्यूटर है। ओके रोशनी, 3 फॉर श्योर, 3 रोमा। सो हाँ, इसका आंसर 3 ही है। पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन गलत है, देखते हैं क्यों। ठीक है, तो पहला कथन कहता है इंटरनेट। इंटरनेट और इंटरनेट, पहले तो इंटरनेट समझ लो। इंटरनेट क्या होता है? एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? पूरे वर्ल्ड में। और इंटरनेट बात करें तो इंटरनेट एक लोकल नेटवर्क होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है। क्लियर है? तो हाँ, पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है? अन इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क इज एक्सेसिबल ओनली ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ। करेक्ट, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट कह रहा था इंटरनेट इज वन सुपर कंप्यूटर। नहीं, ऐसा तो वन सुपर कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी यही लिखा है निजी नेटवर्क है। हाँ, तो पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट सुपर कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अनीता इज बाइंग अ न्यू कंप्यूटर दैट हैज़ LED डिस्प्ले। उसने एक कंप्यूटर नया खरीदा है जो LED डिस्प्ले का है, विच इज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट LED डिस्प्ले। तो LED डिस्प्ले देखी होगी आपने, ठीक है। बताओ इसमें से कौन से करेक्ट हैं? ये इंग्लिश में, हिंदी में। अनीता ने एक नया कंप्यूटर खरीदा है जो LCD डिस्प्ले का है। बताइए ये इनमें से कौन से सपोर्ट करेंगे? ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 ABD। देखो, इट इज़ अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये पतली सी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है। ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो देखो, जहाँ वैसे भी ए था तो आप उसको करेक्ट कर सकते थे, अगर नहीं भी पता तो वैसे भी करेक्ट कर सकते थे इसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी, इट क्रिएट्स इमेज यूजिंग रेड ग्रीन ब्लू। हाँ, ये भी होता है, करेक्ट। बी भी करेक्ट है। सी, इट इज़ नॉट वेरी एनर्जी। नहीं, नॉट वर्ड गलत है यहाँ पर। अगर एनर्जी होता तो हम इसे बोलते ठीक है, क्योंकि एनर्जेटिक होता है। हाँ, वो थोड़ी सी जो है हीट प्रोड्यूस करता है लिटल, लेकिन एनर्जी होती है उसमें, वेरी एनर्जी होता है, नॉट नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट कैन बी यूज इन मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन एंड टेबल्स। सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। इट इज़ फॉन्ट डिस्प्ले। सो ये क्या होती है? फॉन्ट लिट डिस्प्ले बोला है, जबकि क्या होती है हमारी? बैकलिट
बैकलिट होती है, फ्रंट लिट नहीं होती, फ्रंट लिट नहीं होती हमारी, क्या होती है, बैकलिट होती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिंग ऑफ वाटर इज डन। कैसे होता है? ये चार ऑप्शन है आपके पास, हिंदी में भी देख लो। जल का प्रकाश विद्युत रासायनिक अपघटन किसके लिए होता है? ओके रोमा, तो ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। चलो तो देखते हैं पहले ये कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, जैसे मैंने ये बीकर लिया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला और उसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने एक कार्डबोर्ड रखा है इसके ऊपर और यहाँ दो होल करके पेंसिल्स को फिल कर दिया, या बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, डाला, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो केमिकल डिकम्पोजिंग होंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा मात्रा होती है वो हमारे पास होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन भी होता है, बट ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये क्या करता है, प्रोड्यूस करने लगता है बहुत ज़्यादा। क्लियर है? तो यहाँ क्या होती है, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दो स्टेटमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ डायरेक्ट ग्रीन हाउस अफेक्ट, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ एटमोसफेयर कैन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी अफेक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन CH4। पहले थोड़ा समझ लेते हैं, पहले हिंदी में देख लो फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये अर्थ है हमारा और ये सन है। सन की जो हीट्स होती हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर पे इस तरीके से पड़ती हैं, ठीक है। और जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये इसमें कुछ ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहे, नॉर्मल रहे, ठीक है। जैसे डे के टाइम तो हमारा नॉर्मल रहता है, लेकिन नाइट के टाइम में अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। क्लियर है? और ये हमारी एटमॉस्फेयर पे होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताओ। पहला हमारा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन, तीसरी नाइट्रोस ऑक्साइड, चौथा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, ठीक है। और फिफ्थ है हमारी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ओजोन। क्लियर है? तो हमारी 6 ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में इसने पूछा हमसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट में करती है। पहली बात तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती, अगर करेगी तो ये इनडायरेक्ट करेगी, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। क्लियर है? पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एटमोसफेयर कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट, कंसनट्रेशन करती है हमारी मीथेन। मीथेन के साथ ये क्या करती है, मिलकर एक प्रोड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, एटमोसफेयर पे। तो ये हमारा ऑप्शन आर करेक्ट है। क्लियर है? क्वेश्चन 38 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिप्लेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन आफ्टर द फेज आउट ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ तो इस गैस को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन को लाया गया, उसकी जगह रिप्लेस किया गया, बताओ। पहले बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन से ईयर में हुआ था, 1987, ठीक है। और इसमें जब रिप्लेस की गई थी तो कौन सी गैस को किया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाकर हाइड्रोक्लोरो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC,
क्लियर है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किससे निकलती हैं गैसेज हमारी, मैक्सिमम हमारी किससे निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर, जो भी हम फ्रिज यूज़ करते हैं घर में, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा निकलती है। तो इन गैस को क्या किया होगा, रिप्लेस किया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 39। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG वर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज ईयर 2000। सस्टेनेबल गोल वर अडॉप्टेड 2015। बताओ 2000 में आया था और ये 2015 में आया है। कमेंट में हिंदी में भी देख लो, 2000 और 2015 में। सो यस, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड ब्रोमा, रोशनी। MDG यस 2000 से, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। SDG 2015 और MDG 2000। सो MDG के गोल बताओ कितने हैं टोटल। MDG में हमारे गोल कितने हैं, 8 गोल हैं, और हमारे टारगेट कितने हैं, 21 है। और SDG में हमारे गोल हैं 17 और हमारे टारगेट हैं 169। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहाँ होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियर, थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रो। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मल। थर्मल से हम सबसे ज़्यादा करते हैं, जो हमारी है 62% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें तो इंडिया में 2,34,396 मेगावाट हम अप्रॉक्सीमेटली यानी 62% हम प्रोड्यूस करते हैं। जबकि हम न्यूक्लियर की बात करें तो हम करते हैं 2.8%, जो हम जनवरी डेटा का देखें 2022 का। ठीक है। और रिन्यूएबल में क्या होती है, हम जितनी एनर्जी रिन्यू कर सकें, जैसे सोलर से, ठीक है, सोलर, विंड, इन सब से हम कितनी सारी एनर्जी हम रिन्यूअल कर सकते हैं। और हाइड्रो की बात करते हैं तो हाइड्रो हमारा होता है 13%, जो हमारा है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का। क्लियर है। सो सबसे ज़्यादा हम किससे कर रहे हैं यहाँ पर, देखो थर्मल से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं। NCERT इज अ मेन गवर्निंग बॉडी इन द टेरिटरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। टेरिटरी एजुकेशन इंक्लूड बोथ हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। हिंदी में देख लो क्वेश्चन। NCERT शिक्षा तृतीयक स्तरीय शासकीय है और भारत में तृतीय शिक्षा में उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने दोनों शामिल हैं। क्लियर है। हिंदी में तो बता रही हूँ, हिंदी में तो एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप देखो मैंने हर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताया है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 41। तो NCERT क्या है, मेन गवर्निंग बॉडी है टेरिटरी लेवल पे। तो देखो हम NCERT की बात करें तो NCERT की फुल फॉर्म क्या है, पहले मुझे ये बताओ। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन गवर्निंग बॉडी। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, हमारी स्कूल एजुकेशन के लिए। बेसिकली किसके लिए, हमारी स्कूल एजुकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, गवर्निंग मेन टेरिटरी लेवल। क्या ये गवर्निंग बॉडी है? तो नहीं, ये गवर्निंग नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, यहाँ पर गलत है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इन टेरिटरी एजुकेशन इंक्लूड द बोथ हायर है वोकेशनल। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है, क्योंकि वोकेशनल और दोनों पे करती है। देखो यहाँ पर हम, तो शिक्षा का जो है भारत में तृतीय शासी निकाय है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, स्कूल शिक्षा पर करती है। उसके बाद भारतीय शिक्षा दोनों को शामिल करती है। तो हाँ, ये दोनों को शामिल करती है। क्लियर है। स्कूल शिक्षा में हमारी व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा दोनों आते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीट की फुल फॉर्म, स्ट्रीट की फुल फॉर्म होती है हमारी स्कीम ऑफ ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमिक।
इसका क्या काम है? इसका काम है रिसर्च, सोशल साइंस, यूजीसी फ्लैगशिप, ठीक है, और ह्यूमैनिटी, इन सबको इंक्रीज करना। तो जो भी अनएथिकल है, लॉजिकल, ये सबको देखना कि सारा काम एथिकल हो। क्लियर है? तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म यही है, स्ट्रीम ऑफ ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग। ये किस लिए डेवलप किया गया था? जिससे कि रिसर्च वर्क को देखा जा सके क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस shall aim to become multidisciplinary. Institutes shall aim to have larger student in enrollment of by the year. 2020 के अनुसार सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में बहु विषय होने और अधिकाधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य किस वर्ष अंक तय किया गया है? बताओ। इनरोलमेंट, आंसर है 2040। 2040 में क्या कहा गया है? हाई इनरोलमेंट हो हायर एजुकेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। इन 1917 इंजीनियरिंग क्लासेस वर स्टार्टेड हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। 1917 इंजीनियरिंग कॉलेज वो स्टैब्लिश इन पटना, लाहौर और कराची। दो स्टेटमेंट्स हैं, हिंदी में देख लो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1917 में इंजीनियरिंग की कक्षा आरंभ हुई थी और वर्ष 1917 में पटना, लाहौर और कराची में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हुई थी। आपको कथन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके रोशनी, सो करेक्ट आंसर है ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? एक मिनट, सो इसमें स्टेटमेंट 1 यानी कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है हमारा? गलत है। तो हम इसे समझते हैं। देखो यहाँ पर भी देख लो, इंग्लिश में भी। सो यहाँ पर इसका आंसर है 3rd, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो सही, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो 1917 की जब हम बात करते हैं, 1970 की, यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुई थी? क्लासेस स्टार्ट हुई थी, ये करेक्ट है। यहाँ पर जो हमारा FET यानी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बाद में 1919 में ये ऐड हुआ और ये उसी के तहत इसमें क्लासेस दी गई थी इंजीनियरिंग की, जिसमें फैकल्टी को रखा गया था कॉलेजों में। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरी स्टेटमेंट है 1917 में इंजीनियरिंग कॉलेज वर इस्टेब्लिश पटना ले और क्या है हमारा लाहौर और कराची। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं था। जबकि जो हम फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं इंडिया में, तो थॉमस कॉलेज हमारा कौन सा कॉलेज है? हमारा थॉमसन कॉलेज, जो सिविल इंजीनियरिंग का था, जो अभी कहाँ पर अवेलेबल है? हमारा रुड़की में, जो कि हुआ था हमारा 1847 में। क्लियर है? सो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? 1917 नहीं, 1847 में रुड़की में हमारा पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन देखते हैं। इन एशियंट इंडिया ओनली इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज एग्जिस्टिंग। और दूसरी स्टेटमेंट है इन एशियंट इंडिया द इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल, पाठशालाज एंड गुरुकुल। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं हिंदी में। यहाँ पर प्राचीन भारत में शिक्षा की केवल अनौपचारिक पद्धति विद्यमान थी और प्राचीन भारत में स्वदेशी शिक्षा और मंदिरों, पाठशालाओं और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 जो है असत्य है और कथन 2 सही नहीं है। तो देखो इंग्लिश में भी देख लो यहाँ पर, तो इसका आंसर 4, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन एशियंट, हम प्राचीन की बात करें, पहले टाइम की प्राचीन की बात करें इन एशियन इंडिया, तो प्राचीन समय में क्या था? इन एशियन में पीरियड में क्या था? क्या सिर्फ इनफॉर्मल होती थी? नहीं, फॉर्मल भी होती थी। गुरुकुल में जाकर शिक्षा दी जाती थी, तो वो किस में आएगी? हमारी फॉर्मल में आएगी, औपचारिक में आएगी। ठीक है, तो सिर्फ
अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल नहीं थी, औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही थी। इन एशियंट इंडिया द इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम। हाँ, तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मंदिरों में, घरों में, पाठशाला में, गुरुकुल में, इन सब जगह क्या होती थी, शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्लियर है, एजुकेशन हम प्रोवाइड करते थे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। क्लियर है, तो ट्रिक देख लेते हैं बेसिकली कैसे ये हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ, जो मैं शिफ्ट 1 का पेपर करवा चुकी हूँ। उसे मैंने आपको बताया था कि अगर पैसेज जो है वो छोटा है, तो आप उसको एक बार थॉरली क्या करें, रीड कर लें कि अंडरस्टैंडिंग वाला पैसेज है, वो डायरेक्ट पैसेज है। डायरेक्ट पैसेज है तो क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाता है, और अगर अंडरस्टैंडिंग वाला है तो आपको क्वेश्चन देखना होगा और उसका मीनिंग क्या बन रहा है वो देखना पड़ेगा। तो आप पैसेज देख लें, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करें। ये हिंदी में पैसेज है, क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद उनके ऑप्शंस को देख लेंगे और फिर उन ऑप्शंस को पैसेज में जाकर ढूंढेंगे। क्लियर है, जैसे इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी, डी, ई। जब आप पैसेज को रीड करेंगे, कंप्लीट पैसेज को रीड करने के बाद आपको ये आंसर इजीली मिल जाएगा। तो इसकी फर्स्ट ट्रिक यही है कि अगर पैसेज को आप देखें अंडरस्टैंडिंग का है कि डायरेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व करें। ठीक है, ये हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आंसर 3। ठीक है, पैसेज है, आपको क्वेश्चन देखना है, फिर आंसर देखना है। जैसे इसका आंसर अफ्रीका है, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, स्टेटमेंट वाले बेसिकली जो हम आंसर पैसेज देखते हैं, जब हम आंसर पैसेज में हम ये देखते हैं हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, आपका स्टेटमेंट गिवन होती है। अब स्टेटमेंट गिवन है तो स्टेटमेंट को पहले आप समझो कि स्टेटमेंट कहना क्या चाहती है, फिर आप पैसेज में जाओगे और पैसेज को देखोगे कि क्या उसे उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बोला गया है। और जनरली जब हम पहले 2 क्वेश्चन देखते हैं तो वो हमारे पहले फर्स्ट पैसेज में उसका आंसर इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर उस तरीके से आप स्टेटमेंट देखेंगे तो इसकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, हाँ मैं रेगुलर क्लास लूँगी रियाज अली, रेगुलर क्लास ही होती हैं, इवन रेगुलर लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप देखोगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसमें लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लिंक से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देख लो, ये पैसेज है और ये क्वेश्चन है। सो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट का तरीका बताया है। ठीक है, सो आप स्टेटमेंट पढ़ोगे और जो पैसेज आपने स्टार्टिंग में देखा है उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट हाँ सही है तो सही है। और जनरली मैं आपको इसकी अलग से भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक क्लास लेकर आऊँगी जिसमें कंप्लीट ट्रिक बताऊंगी कि आप पूरे पाँचों क्वेश्चन सही करें और 10 में से 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो, जिसमें एक भी मार्क्स ना कटे। क्लियर है, तो हिंदी में देख लो, ये आंसर पैसेज है, इसलिए मैं आप इजीली इसको कर लेंगे सॉल्व, मुझे यकीन है। बस आप इन ट्रिकों को ध्यान रखें कि किस तरीके से सॉल्व करना है। रियाज अली, लिंक टेलीग्राम पर होता है अवेलेबल, टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल पे भी आप यहाँ स्टडी विद प्रोफेशनल क्लास को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले करो, तो वहाँ पे भी मिल जाएगी क्लास, रेगुलर लाइव क्लास। ठीक है, बेसिकली अभी तो हम अपनी हमारी जो टारगेट है वो PYQ सीरीज़ है पेपर 1 का, कि हम पेपर 1 को कंप्लीट कर सकें और 2023 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उन्हें कंप्लीट करें, जिससे कि, और आप देख रहे होगे 2023 के मैंने शुरू कर दिए हमारी PYQ सीरीज़, जिसमें लास्ट शिफ्ट 1 का कंप्लीट हो चुका है, शिफ्ट 2 का करेंगे और नेक्स्ट क्लास में और हम पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पैसेज है और ये पैसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा करेक्ट, इंडिया एंड
साउथ ईस्ट एशिया। ये आप पैसेज पढ़ोगे इजीली, आराम से निकल जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, सो अब हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहली चीज़, तो लाइव क्लास जब भी आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसमें क्लासेस के लिंक होते हैं। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। और क्लास, जो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्लास में कमेंट ज़रूर करके जाएं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, लाइक होंगे, चैनल सब्सक्राइब होगा, तो मैं ये क्लास कंटिन्यू रखूँगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो इस क्लास को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो। ठीक है, तो थैंक यू रोशनी, रोमा।